जय माता दी गाइज। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको लाइफ टाइम साथ देने वाले हैं। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, जब आप शिप पे जाएंगे तो भी उतना ही साथ देंगे। बिकॉज जो हमारे अंग्रेज लोग होते हैं ना, जो इंग्लिश है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। कहीं ना कहीं पे वोकैब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम कुछ सीखेंगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप सीखिएगा, कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, टू स्पिल द बीन्स। ऑप्शंस क्या है? टू बी अनटाइडी। अनटाइडी क्या होता है? जो टाइडी नहीं है, यानी कि प्रॉपर बंधा हुआ नहीं है, मैसी है। जैसे हम जो है एक प्रॉपर ड्रेसअप करते हैं, क्या करते हैं? शर्ट पहनी है हमने, ऊपर से ब्लेजर डाला है, नीचे ट्राउजर पहनी है, बेल्ट लगाई है, क्लीन हमारे बूट्स हैं और एकदम जेंटलमैन लग रहे हैं। ठीक है, दैट इज हम जो है प्रॉपर टाइडी हैं, प्रॉपर ड्रेस्ड अप है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जब घर में रहते हैं तो बहुत ही मैसीनेस में रहते हैं, दैट इज अनटाइडी। ठीक है, तो अनटाइडी में क्लियर हो गया। टू रिवील अ सीक्रेट क्या ही पॉसिबल है? टू कॉन्सील अ फैक्ट और टू रिवील पार्शियल ट्रूथ। अगर मैं टू रिवील पार्शियल ट्रूथ की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा सच हमने छुपा लिया, थोड़ा सा बता दिया, आंसर हमारा ये हो नहीं सकता। दूसरा, टू कॉन्सील अ फैक्ट। नाउ ये जो कॉन्सील है इसकी हम बात करते हैं। कौन सील, सील कर दिया किसी चीज को, यानी कि कोई चीज हमने छुपा दी है, बाहर नहीं लाए सीक्रेट। तो बाहर सीक्रेट नहीं लाए मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा हमारा? टू रिवील अ सीक्रेट। जैसे कि आपको यहां पर बीन्स हमारी इस डब्बे में थी, वो बाहर आ गई और हमें पता लग रहा है कि कोई चीज छुपी हुई तो भाग गई। तो व्हेन वी रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू स्पिल द बीन्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आप ही लोगों की लाइव वीडियोस ताकि आप खुद से प्रिपरेशन कर सके और जीपी रेटिंग के यही 6 कॉलेजेस ज्वाइन कर सकें, क्योंकि फ्रॉड से बचना है और लाखों रुपए एजेंट को नहीं देने हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी हो रही है या खुद से नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज अभी के अभी SMVD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए या उनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और काउंसलिंग लीजिए ताकि सही तरीके से इन कॉलेज को ज्वाइन कर सकें। और हाँ, हमारी बुक भी चल रही है जीपी रेटिंग की, आप ये बुक भी बाय कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग डाउन। ठीक है, इस जो मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाने वाला हूं, उनको हर किसी को एक स्टोरी से जोड़ूंगा। ठीक है, जितना भी पॉसिबल होगा उतना इजी बना दूंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर सीखते रहिएगा। सो सेकंड इज ड्रेसिंग डाउन। नाउ सपोज, इसको आप गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, समझने की कोशिश है। इट्स जस्ट अ स्टोरी। नाउ सपोज अ गर्ल इज गोइंग इन हर ओन वे। ठीक है, आराम से चल रही है, आराम से खेल कूद रही है और आराम से रह रही है। समहाउ एक बदतमीज लड़का उसके पास आया और उसके ड्रेस को डाउन करने की कोशिश करी। ठीक है, खींचने की कोशिश करी। तो व्हाट शी विल डू? ऑफ कोर्स उसको झाड़ लगाएगी, डांट लगाएगी, फटकार लगाएगी, डांटने फटकारने को, हड़काने को। ठीक है, उस स्कोल्डिंग के लिए जो वर्ड है दैट इज ड्रेसिंग डाउन। सो ड्रेसिंग डाउन के ऑप्शंस क्या क्या हमारे? वियर एन एक्सपेंसिव गाउन पॉसिबल है? नहीं है। प्रिटेंड करना पॉसिबल है? नहीं है। अप्लाई बैंडेज? नो। गिव अ स्कोल्डिंग। आंसर क्लियर हो गया? एग्जाम्पल याद रखना, जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं स्टोरी से याद रहेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें क्लियर हो गया। कोई डाउट इसमें नहीं है ना? चलो अगला करते हैं। क्वेश्चन आ गया नंबर 3, स्ट्रॉ इन द विंड। स्ट्रॉ इन द विंड। नाउ स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ आपको पता होगा जिससे हम जूस पीते हैं, पता है ना भाई? लेकिन हम उस स्ट्रॉ की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है? आपने खेत देखे होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स देखे होंगे, वहां पे गेहूं लगता है। तो गेहूं के नीचे पे, गेहूं कैसा होता है आपको पता है? गेहूं आपके फिक्स्ड वो होगी पिक्चर जिसमें आपके इस तरह से गेहूं लगे होंगे। तो गेहूं जो लगे होते हैं उसके नीचे पे जो डंडी होती है, जो स्टिक होती है, उसको भी हम स्ट्रॉ बोलते हैं। पता है आप लोगों को? ठीक है, अगर नहीं पता तो अब पता लग गया। अब जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ जब हवा तेज चलेगी तो स्ट्रॉ कैसे होगी? ऐसे 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 ऐसे। जब धीरे चलेगी तो कैसे होगी? ऐसे ऐसे ऐसे। अब जब स्ट्रॉ तेज हिल रही है तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई कपड़े बाहर सूखे हैं, हमें उतार लेने चाहिए क्योंकि कपड़े उड़ जाएंगे। और अगर धीरे चल रही है तो कपड़े रहने देते, नहीं उठाते, है ना? तो कहीं ना कहीं पे हमें पता लग रहा है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए फ्यूचर के लिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमें पता लग रहा है कि क्या सही है और क्या नहीं है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो यहां पे ऑप्शंस क्या है? अ लकी चार्म पॉसिबल? नो। अ गेम दैट किड्स प्ले? नो। अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट? नो। एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन? यस, ये पॉसिबल है कि हमें पता लग रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। दैट इज अ स्ट्रॉ इन द विंड। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट आ गया हमारा एवरी इंच अ जेंटलमैन। अभी थोड़ी देर पहले हमने जेंटलमैन की डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी कि भाई हेयर कट प्रॉपर क्या है, अच्छे से बाल बनाए हैं, उसके बाद क्लीन फेस है, आपने क्लीन शेव किया है, शर्ट पहनी है, शर्ट के ऊपर ब्लेजर पहना है या फिर कोट पहना है, नीचे ट्राउजर पहनी है, बेल्ट लगाए और बिल्कुल क्लीन बूट्स हैं, तो वहां पे हमें क्या पता लगेगा कि पूरी तरीके से वो जेंटलमैन है, पूरे तरीके से वो जेंटलमैन है। सो एवरी इंच अ जेंटलमैन, पार्टली, एंटायरली, कैलकुलेटिवली या समवॉट। आंसर क्लियर हमें पता लग रहा है, एंटायरली, पूरे तरीके से, विच इज एवरी इंच अ जेंटलमैन। इजी है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, सीखते रहिए, बहुत आसान है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टर्न टर्टल। टर्टल देखा आपने, कछुआ, यस, टॉर्टॉइस देखा होगा आपने। कछुआ कैसा होता है, इस तरह की शेप में, ठीक है। अब जब टर्न टर्टल की बात करते हैं, आपके दिमाग में सीधे आएगा कि जो आपका टर्टल है वो टर्न कर रहा है, लेफ्ट राइट और गोइंग स्ट्रीट। लेकिन आपके दिमाग में जैसे ही टर्न टर्टल हो, आपको शिप से याद आना चाहिए कि हम लेफ्ट राइट जाने की बात नहीं कर रहे, बोट से याद आना चाहिए हम लेफ्ट राइट जाने की बात नहीं कर रहे, बट हम एक ऐसे रेयर केस की बात कर रहे हैं जहां पे टर्टल जो था टर्न कर गया। दोबारा देखिए, टर्टल टर्न कर गया, यानी कि वो क्या था, सीधा था लेकिन उल्टा हो गया, जिसका मतलब वो 180 डिग्री वापस घूम गया। जैसे बोट है, बोट आपको सेल कर रही है और वो क्या हो गई, बोट जो है पलट गई। सो दैट इज टर्न टर्टल, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, टर्न लाइक अ टर्टल, ओवर टर्न। अब टर्न लाइक अ टर्टल क्या हो, लेफ्ट राइट, टर्टल की तरह वो लेफ्ट राइट चल रहे हैं, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अ गेम टर्टल्स प्ले, नो। स्लो लाइक अ टर्टल, नो। ओवर टर्न, ओवर टर्न, ओवर टर्न, सो दैट इज टर्न टर्टल। याद रहेगा भाई, याद रखना, समझने की कोशिश कीजिए तभी याद रहेगा, ठीक है। स्टोरीज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उनसे वो याद रहने वाला है, तो बिल्कुल भी डाउट मत रखना, कुछ भी हो बिंदास होकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पुल अ लॉन्ग फेस। हिंदी में आपने कई बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। क्या होता है, हम बोलते हैं भाई इसने मुंह फुला रखा है। मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है, पता है? हाँ बिल्कुल पता होगा। मुंह फुलाना मतलब गुस्सा होकर बैठा हुआ कि उसने मेरे से खाना मांगा, मैंने उसे खाना नहीं दिया, तो वो मुंह फुला के बैठा हुआ है। ओके, तो मुंह फुला के जो बैठा है, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें तो मुंह लंबा करके बैठना, मुंह लॉन्ग करके बैठना, लॉन्ग फेस, ठीक है। तो गुस्सा होने के लिए जो टर्म है, नाराज होने के लिए जो टर्म है, दैट इज लॉन्ग फेस। सो टू लुक सैड, टू इरिटेट समवन, टू पुल समवन्स फेस और टू मेक फन। सो टू इरिटेट समवन नहीं हो सकता, हम इरिटेट करने की बात नहीं कर रहे। टू पुल समवन्स फेस, हम किसी का फेस तो नहीं खींचेंगे। टू मेक फन, नो, आंसर इज टू लुक सैड। वो क्या दिख रहा है हमें, दुखी दिख रहा है। क्लियर है, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो बिंदास हो पूछो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, नाउ इस चीज को ऐसे आप याद करने की कोशिश कीजिए कि सपोज आप जो हैं ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ठीक है, एक फंक्शन देखने के, अपनी सिस्टर का कोई आपका इवेंट था, समहाउ आपकी सिस्टर ने आप बोला कि भाई मेरे जो ब्रदर हैं या मेरी जो सिस्टर हैं वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, उनको आप स्टेज पर बुला लीजिए। नाउ दिल कैसे करेगा, धक 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 धक, और हाथ पैर कांपने लगेंगे, है ना, और पूरे हालत खराब हो जाएगी, भाई कैसे होगा, कैसे गाऊंगा इतने सारे लोगों के सामने। सो यू आर गेटिंग कोल्ड फीट, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं उस टाइम पे, दैट इज कोल्ड फीट। सो कोल्ड फीट का मतलब क्या कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई अब आगे कैसे होगा, फीलिंग नर्वसनेस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो ऑप्शंस आर फियर, फेलिसिटेट, फीवर और ड्रेंच्ड। आंसर इज फियर, डर लगना, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रेंच्ड क्या हुआ, ड्रेंच्ड का मतलब होता है, ड्रेंच्ड का जो मतलब है बहुत ही सिंपल सा है। ड्रेंच्ड का मतलब हुआ बहुत तेज बारिश हुई या बहुत तेज पानी आया आपके ऊपर समहाउ और आप पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक भीग गए हैं, दैट इज ड्रेंच्ड। क्लियर है, तो आंसर आपको पता लग गया इसका, क्या मिल गया हमें, फियर, टू गेट कोल्ड फीट। पिक्चर से भी आपको पता लग रहा होगा कि कोई काम हम करने वाले लेकिन उसमें उसको स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा डर लगता है, दैट इज गेटिंग कोल्ड फीट। इज इट क्लियर, कोई डाउट बेटा नहीं है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विद वन वॉइस। विद वन वॉइस, जैसे मैं कहूं कि क्या आप लोगों को जो भी मैं सिखा रहा हूं समझ में आ रहा है। नाउ अगर आपको आ रहा है और आप सारे के सारे एक साथ बोल दें यस सर आ रहा है, दैट इज विद वन वॉइस, सबने एक आवाज करके बोला, ठीक है। जैसे हम बोले सब के सब मिलके हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो सबने मिलके बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, सो दैट इज विद वन वॉइस। नाउ बाय वन मैन, नो। इन डिसहार्मनी, डिसहार्मनी क्या हो, हार्मनी मतलब सब एक साथ और डिस मतलब नेगेटिव वर्ड, मतलब कि सबने एक साथ नहीं बोला, ठीक है। यूनानिमसली और बाय वन कम्युनिटी, सिर्फ एक कम्युनिटी अगर कुछ काम करेगी तो वो भी हमारा नहीं हुआ विद वन वॉइस, बट अगर सबके सब एक साथ हो गए, सारे डिफरेंसेस भूल के बोले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनानिमसली। यूनानिमसली विच मीन्स
एक मत होकर सबने एक ही बात की है, विच इज विद वन वॉइस। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? नहीं है ना? इजी है, सीखते चल जाओ। ठीक है, आ गया नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक को आप इस तरह से याद कीजिए बच्चों कि सपोज करते हैं आप मेरे घर पर हैं, ठीक है, और आपने कहा कि सर जी म्यूजिक चला दो। मैं ठीक है चला देते हैं। अब मैंने म्यूजिक चला दिया। अब म्यूजिक जो था आपने कहा सर मज़ा नहीं आ रहा, आवाज़ तेज़ करो। ठीक है, मैंने थोड़ी आवाज़ तेज़ कर दी। अब आप लोग यंग हैं तो आपने कहा सर मज़ा नहीं आया, और तेज़ करो। मैंने ठीक है और तेज़ कर दी। अब समहाउ फिर भी आपने बोला मज़ा नहीं आया। मैंने रुक अभी बताता हूँ। अब मैंने आवाज़ को ऐसे किया और ऐसे ऐसे करके फुल वॉल्यूम, और जो साउंड सिस्टम है विच इज़ खतरनाक टाइप्स। ठीक है, अब बहुत खतरनाक साउंड आपको कानों में पड़ रही है और आप ऐसे हो गए बिल्कुल सर बंद कर दो, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है। मैंने दिस इज़ वॉट यू आस्क्ड फॉर, नाउ फेस द म्यूजिक। तो जहाँ पे आप म्यूजिक को फेस करने की बात करें, इसका मतलब आपको कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे। सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, आपने सुना होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपको वो चीज़ झेलनी पड़ेंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते आपके कर्मों की वजह से। ठीक है, ऑप्शंस आर बी रिडिक्यूल्ड। रिडिक्यूल्ड का मतलब क्या होता है? आपका रिडिक्यूल्ड का मतलब हुआ किसी का मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने की यहां पर बात नहीं हो रही है। बी अपलॉडेड, नो। बी डिसमिस्ड, नो, बट बी पनिश्ड। बी पनिश्ड इसका क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर है। ठीक है, सो फेस द म्यूजिक, ओके, बिकॉज यू डिडंट स्टडी, आपने पढ़ाई नहीं करी, सो यू आर सपोज टू फेस द म्यूजिक इन फ्यूचर। ओके, सो जो आपके आज के कर्म है उसका फल आपको बाद में झेलना पड़ेगा। सो दैट इज फेस द म्यूजिक। क्लियर हो गया बच्चों? एक स्टोरी याद रखना, जो भी बता रहा हूं उससे याद आएंगी चीजें एकदम से। ठीक है, स्टोरी से चीजें आसान हो जाती हैं, याद रहती है। ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का क्या मतलब कि हर नस पे जोर पड़ रहा है। वो कब होगा? जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करेंगे। सो जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? वी स्ट्रेन एवरी नर्व। यही है। ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। वर्क वेरी हार्ड, बेग बिफोर अदर्स, स्पेंड अ लार्ज अमाउंट और ट्राई ऑल ट्रिक्स। अगर हम ऑल ट्रिक्स ट्राई करें, ट्रिक्स हमारे दिमाग से चलती हैं, हार्ड वर्क नहीं होता। स्पेंड अ लार्ज अमाउंट, बेग बिफोर अदर्स, दूसरे सामने बेग करना, भीख मांगना, तो कोई भी पॉसिबल आंसर नहीं है एक्सेप्ट वर्क वेरी हार्ड। जैसे कि पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक बंदा है, एक इंसान है जो कि एक पत्थर को ऐसे करके रुक रहा है ना। सो दैट इज ही इज ट्रेनिंग एवरी नर्व इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट स्टोन और रॉक। सो इसका जो मतलब हो गया वो क्या हो गया? स्ट्रेन एवरी नर्व, विच मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट इज कैट नैप। नाउ समटाइम्स क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा पावर नैप। पावर नैप पता है क्या होता है? देखो क्या होता है, कभी कभी ना हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, फिर खेलना, हमें खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो समहाउ जब कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होता है हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तब हमें चाहिए होती है एक पावर नैप। पावर नैप क्या होता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में भी आधा घंटा, इतनी देर के लिए हम छोटी सी नींद ले लेते हैं। और जब वो छोटी सी नींद ले लेते हैं तो हम दोबारा थोड़े से एनर्जेटिक होके उठ जाते हैं, जिसके बाद हम अगेन 2-3 घंटे आराम से काम कर सकते हैं जब वो ज़रूरी होता है। दैट इज़ कैट नैप, दैट इज़ पावर नैप। कैट नैप एंड पावर नैप आर सिमिलर। तो ऑप्शंस क्या हैं? स्लीप लाइक अ कैट, नो, कैट की तरह सोने की हम बात नहीं कर रहे। मेक अ स्नोरिंग साउंड वाइल स्लीपिंग। स्नोरिंग क्या होता है? तो सोने वाली जो साउंड होती है स्नोरिंग, ठीक है, खर्राटों के लिए हम यूज करते हैं स्नोरिंग। टू स्लीप ब्रीफली और टू टेक अ लॉन्ग स्लीप। लॉन्ग स्लीप की हम बात कर नहीं रहे हैं, छोटी सी नींद की बात करें, पावर नैप की बात करें, विच इज टू स्लीप ब्रीफली। क्लियर हो गया? बिल्कुल ईजी है ना? समझते जाओ भाई, बहुत ईजी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप देखो कितने आसानी से समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। टू हिट नेल ऑन दी हेड। टू हिट नेल ऑन दी हेड। आईपीएल चल रहा है और पिछले बहुत सारी सीजन्स में एक टीम ऐसी है जो कि अभी तक एक भी आईपीएल नहीं जीती है, विच इज आरसीबी, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, लेकिन अभी तक आरसीबी आईपीएल नहीं जीती है। तो अब आरसीबी इस साल फाइनल में पहुंच गई है। ओके, अब बस वो एक मैच फाइनल और जीत जाए तो दैट टीम कैन हिट द नेल ऑन द हेड एंड विन द आईपीएल। ओके, आसपास पहुंच रहे हैं, मैं कहां से कहां जोड़ रहा हूं? देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, क्या हम रॉन्ग डिसीजन की बात कर रहे हैं? नहीं। टू अनविलिंगली फॉल इनटू अ ट्रैप, क्या हम किसी ट्रैप में फंसने की बात कर रहे हैं, किसी जाल में फंसने की बात कर रहे हैं? नो। टू टेक आउट फ्रस्ट्रेशन बाय बीटिंग अ पर्सन, क्या हम किसी इंसान को मारने की बात कर रहे हैं? नहीं। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, यस,
बस एक लास्ट ठप्पा और मार दो, एक लास्ट चौकर मार दो, एक जो सही काम है उसको और कर देने का आखिरी बार, और चीजें सॉर्ट आउट. सो द आंसर इज टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर टू हिट द नेल ऑन द हेड. क्लियर हो गया? इजी है, याद रहना चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज गिव समबडी अ रिंग. अब ये तो बहुत इजी है, आप लोग यंग हैं, तो अगर हमें किसी को प्रपोज करना है वेडिंग के लिए, तो आपने मूवीज में, वेब सीरीज में बहुत बार देखा होगा कि जो हीरो है वो अपने घुटनों पर बैठकर, या हीरोइन है वो घुटनों पर बैठकर सामने वाले को रिंग ऑफ प्रपोज करते हैं, विच मीन्स दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ही और शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो दे आर प्रपोजिंग अ मैरिज और वेडिंग. Options given are: inform about death of a loved one, no; trap somebody in a difficult relationship, no; propose marriage or call someone on the telephone. Answer is very clear, which is propose marriage. बिल्कुल easy, बिल्कुल simple. ठीक है, next one. To chip on his shoulder. To chip on his shoulder. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ध्यान से सुनना, मिस ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मार्क्स आपके मिस हो जाएंगे. ठीक है, सो द चिप ऑन हिज शोल्डर. नाउ सपोज देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड. ठीक है, कोई स्टूडेंट है मेरे, अब उस स्टूडेंट को बिना पता लगे मैंने उसके शोल्डर पर एक चिप लगा दी, जिससे मैं उसकी कोई भी कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मैं सुन सकता हूँ. वो कहाँ पर है मेरे को पता लगेगा, किसके साथ है मेरे को ये भी पता लगेगा, उसकी बहुत सारी प्राइवेट जो जानकारी है वो मुझे मिल जाएंगी. नाउ सपोज अगर मैंने ऐसा किया और उसको पता लग जाए कि सर ने ऐसा किया, हाउ वुड ही फील? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, और हो सकता है मुझे बहुत सारी गलत चीज़ें बोले, है ना. तो ये कुछ उससे ही है, वो जो है अपसेट हो इस बात को लेके कि सर आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर हम देखते हैं वेयरिंग योर बैटल स्कार्स लाइक अ मेडल, कि आप अपने जो बैटल स्कार्स हैं, यानी कि जो युद्ध भूमि में आपको चोटें लगी हैं, उसको आप मेडल की तरह लेके घूमें, नहीं. यूनिफॉर्म डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड मेडल्स, नो. टू हैव ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन वन शोल्डर्स, नो. होल्डिंग अ ग्रज और ग्रीवियंस. ग्रज क्या होता है? जब आप किसी बात की खुन्नस रखते हैं, खुंदक रखते हैं. ठीक है, होल्डिंग अ ग्रज जब आप किसी बात को लेके अपसेट हैं, अपसेट से रिलेट कर रहा हूं. ठीक है, ग्रीवियंस, ग्रीवियंस मतलब सैडनेस, आप किसी चीज को लेके सैड है. दैट रेडिली प्रोवोक्स अ फाइट, जिससे आपको लड़ाई झगड़ा करने का मन करे, गुस्सा आ जाए. तो चिप ऑन योर शोल्डर, आपके शोल्डर पे चिप लगाई, अब आपको क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है. गुस्सा होने की वजह से आप क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े को तैयार होगी, सर आप ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हैं. सो दैट इज द राइट आंसर ऑफ टू चिप ऑन हिज शोल्डर, विच मीन्स होल्डिंग अ ग्रज और ग्रीवियंस दैट रेडिली प्रोवोक्स अ फाइट. क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है ना? इजी है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. टू मेक अमेंड्स. टू मेक अमेंड्स. अब बेटा क्या होता है, कई बार हमसे कभी कभी जानबूझकर नहीं, गलती से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसको हमें सुधारना पड़ता है. जैसे सपोज करते हैं आपकी मम्मा ने आपके लिए पनीर बनाया. ठीक है, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि पनीर बहुत अच्छा बनेगा. ठीक है, लेकिन जैसे ही खाया आपने, यार मूड खराब हो गया, उतना अच्छा नहीं बना जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन दिल मन खराब हो गया कि यार मम्मा क्या बना दिया. अब आप मम्मा के पास गए एंग्रीली कि मम्मा आपने क्या बनाया, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, मूड खराब हो गया मेरा, मैं नहीं खाऊंगा आपसे आपका हाथ का खाना. ठीक है, अब आप क्या होंगे, मम्मा को बुरा लगेगा. लेकिन जब आप काम डाउन स्टेज में पहुंचेंगे, जब आप शांत होंगे, तो आपको क्या लगेगा, यार शायद मैंने गलत बोल दिया, इतना मुझे नहीं बोलना चाहिए. तो अब आप क्या करेंगे, मम्मी को सॉरी बोलेंगी, मम्मी आज का खाना मैं बनाता हूँ, या फिर मम्मी मुझसे गलती हो गई. आप जो है चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेइंग सॉरी, है ना. सो यू आर ट्राइंग टू मेक अमेंड्स. ओके, ऑप्शंस आर to feel guilty for something you have not done, to make flimsy excuses, to make new friends, or to compensate. अब to feel guilty for something you have not done, to feel guilty for something ये हो सकता था, लेकिन you have not done वहाँ पे तो आपने किया है कुछ काम, उसके लिए आप गलती फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कॉम्पनसेट करेंगे, हाँ मेरे से ही गलती हो गई, अब मैं इसको ऐसे सुधार लूँगा. ठीक है, फिल्मसी एक्सक्यूज, कोई फिल्मसी एक्सक्यूज बनाना, बहाना देना, वो आंसर हो नहीं सकता. न्यू फ्रेंड्स हो नहीं सकते. आंसर क्या बना, टू कॉम्पनसेट, कि मम्मी मेरे से गलती हो गई, मैं गलती को सुधार लूंगा, अपने आप को मैं बदलने की कोशिश करूंगा. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है? कोई भी दिक्कत है बिंदास होकर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. टीदिंग प्रॉब्लम्स.
टीदिंग प्रॉब्लम्स। टीदिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-2 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होता है उनका, उनके नए नए दांत आने शुरू होते हैं, टीथ आने शुरू होते हैं, ठीक है ना। वो जो खतरनाक टीथ होते हैं, जैसे ही वो टीथ आते हैं बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं। क्रैंकी क्या होता है, थोड़े से चकबक हो जाते हैं, थोड़े से इरिटेट हुए रहते हैं, तो उस टाइम पे बहुत खतरनाक रहते हैं, ठीक है। अब जब बच्चों के टीथ आएंगे तो वो क्या करते हैं, कोई भी सामान उनके हाथ में आ जाए, चाहे वो फ़ोन की, आपके फ़ोन चार्जर की कॉर्ड हो यानी कि वायर हो, या फिर आपका फ़ोन हो, या फिर आपकी ट्राउज़र हो, या फिर आपके शूज़ हो, उनको फ़र्क नहीं है, वो उसको बस पकड़ेंगे कोई भी चीज़ और उसको चबाते ही रहेंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, मे भी 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 40, क्या हम उसके बाद भी ऐसे ही करते रहते हैं, दांतों से कुछ चबाते रहते हैं? नहीं, राइट। यानी स्टार्टिंग में वो इश्यू आते, बाद में नहीं आता। तो स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम्स है, जब नए नए टीथ आ रहे हैं, टीदिंग मतलब नए नए जो दांत आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स, यानी कि बिगिनिंग में जो प्रॉब्लम्स है, इनिशियल फेज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट आर टीदिंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस गिवन आर, उल्टे से शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन द न्यू प्लेस, नो। oral problems, no. Problem of having good dentist, no. But problems at the start of a new project, जब हम बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कुछ इशू आ रहा है, दिस इज टीदिंग प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जब हम नई नई बाइक सीखते हैं, स्कूटी सीखते हैं, तो क्या होता है, हमें डर लगता है, हाथ पैर कांपते हैं और हम ऐसे 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 करके चलाते हैं। लेकिन एक बार जब हम प्रो हो जाते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल नाग बना के स्नेक की तरह चला देते हैं, है ना। तो दैट इज स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आई थी वो क्या था, हमारा टीदिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया, याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट इज आई स्टेड द हॉर्नेट्स नेस्ट बाय माय ऑनेस्ट स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेड द हॉर्नेट्स नेस्ट, अब इसका जो मतलब है, स्टेड का मतलब ऐसे करके हिला देना, ठीक है। हॉर्नेट क्या हुआ, यहाँ पे एक जीव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये, ठीक है, ये जो है ततैया जीव, इसको हम बोलते हैं हॉर्नेट, ठीक है, वास्प। तो ये जो है हमारा, अब जो हॉर्नेट है उसके छत्ते को, इसके नेस्ट को हमने एक स्टिक लिया और उससे ऐसे ऐसे करके हिला दिया। और जब ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है, क्या करेंगे वो? एक साथ सारे बाहर आएंगे बहुत गुस्से कि किसने हमारे छत्ते को छेड़ा, किसने हमारे नेस्ट को छेड़ा, और आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपको काट के सुझा देंगे, है ना। ऐसा ही होता है, ट्राई करना मत, ठीक है, बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो अगर किसी का हम हॉर्नेट्स नेस्ट यानी कि किसी को हम ज़्यादा छेड़ दें तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएगा। ऑप्शंस गिवन आर कॉज्ड एंगर इन मैनी पीपल, स्टॉप्ड पीपल क्रिटिसाइजिंग समवन, acted with energy and interest or responded to criticism angrily. Now caused anger in many people, caused anger यहाँ पे हो सकता है, लेकिन many people की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Stop people criticizing someone, हमने लोगों को रोक दिया क्रिटिसाइज करने से, ये भी आंसर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, एक्टेड विद एनर्जी एंड इंटरेस्ट, ये भी आंसर नहीं हो रहा है। आंसर इज रेस्पॉन्डेड टू क्रिटिसिज्म, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपको गुस्सा आ गया, भाई इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। सो ही स्टेड द हॉर्नेस्ट नेस्ट बाय क्रिटिसाइजिंग यू, ठीक है। तो जो आपको किसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, बहुत ज्यादा उसको मुंह तोड़ने का मन करे, दैट इज ही स्टेड द हॉर्नेट्स नेस्ट। क्लियर है, इजी है, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इजी है, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन सेकेंड थॉट्स शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। ओके, सेकेंड थॉट्स क्या हो कि भाई पहले तो हमने किसी चीज के लिए हाँ बोल दिया, ठीक है, कई बार हम एक्साइटेड होते हैं और किसी चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन बाद में हम जब सोचते हैं उसके बारे में तो हमें लगता है यार शायद मुझे हाँ या ना नहीं बोलना चाहिए था, है ना। सेकंड थॉट्स हमें मिलते हैं। तो सेकंड थॉट्स के ऑप्शन क्या है, रिव्यूइंग लेजरली, मोरल ग्राउंड्स, सीइंग हिज ब्रेशनेस और रिकंसीडरिंग। तो हम रिकंसीडर कर रहे हैं, है ना। जब हम चीज़ों को रिकंसीडर करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा ऑन रिकंसीडरिंग। सो आंसर मिल गया हमें रिकंसीडरिंग टू ऑन सेकेंड थॉट्स। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट इज टू द जज डिक्लेयर द अग्रीमेंट नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, वॉइड क्या होता है, जीरो, ठीक है। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होगा कि नाउ समथिंग इज नो मोर अप्लीकेबल, ठीक है। अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, अब उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। जैसे कि आप रेंट पर गए रहने के लिए, अब वहाँ पे 1 साल का अग्रीमेंट बना, 1 साल तक वो अग्रीमेंट आप फॉलो करेंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर 11 to 12 मंथ्स
अब क्या होगा, वो अग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि इट विल बी नो लॉन्गर बेनिफिशियल फॉर एनीवन। ओके, ऑप्शंस गिवन आर एन्यूल्ड, अनअवॉइडेबल, नॉट बाइंडिंग और एम्प्टी। एम्प्टी हो सकता है, लेकिन एम्प्टी का मतलब कोई चीज खाली हो गई, ठीक है। जैसे कोई बर्तन है, उसमें वाटर था, हमने उस वाटर से उस बर्तन को एम्प्टी कर दिया, तो खाली नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, अनअवॉइडेबल पॉसिबल नहीं, बट एन्यूल्ड, एन्यूल्ड का मतलब होता है कोई चीज एनुअल टाइम के लिए थी, लेकिन अब एनुअल के बाद वो नॉट वर्किंग है। सो आंसर इज एन्यूल्ड, विच इज नल एंड वॉइड। यू कैन सी हियर, रद्द करना, निष्फल करना। सो स्पेशली ऑफ लॉज और अदर established रूल्स यूसेजेस, तो ये जो हम यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर इडियम को जो यूज किया जाता है वो किया जाता है, हम यूजुअली लीगल टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। सो टू मेक इट नल एंड वॉइड, अबॉलिश, कैंसिल, इनवैलिडेट, इसके हमारे आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, द इलेक्शंस वर एन्यूल्ड बाय द जनरल एमिड रिन्यूड प्रोटेस्ट, तो कुछ प्रोटेस्ट हुए जिसकी वजह से इलेक्शन को क्या किया गया, कर दिया गया, नल एंड वॉइड, ठीक है। क्लियर हो गया? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कुछ भी हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट इज वी शुड बरी दी हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। नाउ आपने मार्वल मूवीज देखी होंगी, मार्वल मूवीज में एक कैरेक्टर है थॉर, ठीक है। नाउ थॉर का क्या हुआ, थॉर के पास एक हथौड़ा हुआ करता था, है ना, उसका हथियार, उसको क्या हुआ, उनकी बहन ने ऐसे करके उसको चकनाचूर कर दिया था। नाउ थॉर नीडेड अ न्यू वेपन, उसको एक नया वेपन चाहिए था, उसको क्या मिला इस बार, हैचेट, जो कुल्हाड़ी मिली थी, रिमेंबर। तो जो कुल्हाड़ी है दैट इज हैचेट, जिसको हम एक्स भी बोलते हैं, AXE, लेकिन हम एक्स नहीं बोलते, यहाँ पे हैचेट बोलते हैं। नाउ जो हैचेट हम उठाएंगे, सपोज करते हैं भाई मैं हैचेट उठा रहा हूँ, तो हैचेट को जब मैंने उठाया तो मैं क्या बार कर रहा हूँ, मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ, क्या मुझे लड़ाई करनी है, वॉर के लिए जाना है। लेकिन अगर मैं बरी कर रहा हूँ उसे, उसको मैं नीचे में बरी कर दिया, यानी कि उसको दबा दिया, अब किस लिए कर रहा हूँ, तो भाई युद्ध खत्म, अब मैं आराम करूंगा, अब बात खत्म हो गई जो भी थी। सो बरी द हैचेट, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया, अब क्या होगा वहां पर, शांति या अशांति, ऑफ कोर्स देयर विल बी पीस, ठीक है। तो ऑप्शंस गिवन आर इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, नो, मेक पीस, कीप अ सीक्रेट और ऑब्टेन। आंसर इज सिंपली क्लियर टू यू, विच इज मेक पीस। वी शुड बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स, मतलब कि हमें क्या कर देना चाहिए, जो हैचेट है उसको बरी कर देना चाहिए, हमें जो है जो भी दुश्मन है उसको हम बरी कर देते हैं और हम क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। इजी है, समझ में आ गया? आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, किसी का खून खौला देना, यानी कि किसी को गुस्सा दिला देना, ठीक है। जैसे मैं पूछूं आपको, मैंने सपोज करते हैं अभी तक मैंने कितने कराए, 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए। अब ये 20 कराने का अगर मैं आपसे एक पूछ लूं और आप आंसर ना दे पाओ और गलत आंसर तो मेरे को क्या होगा, अरे यार इतना अच्छे से पढ़ाया था, कुछ नहीं पढ़ा तुमने, मेरे को गुस्सा आएगा। सो यू आर मेकिंग माई ब्लड बॉयल, ठीक है। तो ऑप्शंस आर टू गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड होने की बात करें, नहीं, टू डेवलप फीवर, नो, टू मेक समवन नर्वस, नो, और टू मेक समबडी फ्यूरियस। हम नर्वस करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट किसी को गुस्सा दिलाने की बात कर रहे हैं। सो टू मेक समबडी फ्यूरियस, ठीक है, किसी को गुस्सा दिला दिया, बहुत खून ही उबाल दिया उसका, कि भाई उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, बुरा लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज टू मेक वंस ब्लड बॉयल। आई थिंक ये भी क्लियर है। नेक्स्ट इज कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का क्या मतलब होता है, ठंडा दिलासा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे ब्रेकअप्स अपने फ्रेंड्स के देख चुके हो, हर किसी की सैड स्टोरी सुन चुके हो, ठीक है। अब आपका कोई फ्रेंड है जो वापस आता है कि भाई तुझे पता है क्या हुआ, मेरा ब्रेकअप हो गया, आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। नाउ ही वांट्स टू टेल यू स्टोरी कि भाई मत बता मेरे को नहीं सुनना, मैं हो चुका, तू बस ख्याल रख। तो यू आर नॉट गिविंग हिम द सेटिस्फैक्शन और द कंफर्ट ही वांटेड, बट यू आर गिविंग कोल्ड कंफर्ट, कि कंफर्ट तो दे रहे लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है। सो ऑप्शंस आर स्लाइट सेटिस्फैक्शन, डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब धोखा होता है, फूलिश प्रपोजल की हम बात नहीं कर रहे, एब्सर्डिटी मतलब बेवकूफ़ी की हम बात नहीं कर रहे। तो सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं स्लाइट, कि हल्का फुल्का हमने दे दिया, हाँ ठीक है ऐसा हो गया कोई बात नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे हम उसके जो फीलिंग्स है उससे हम जुड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कोल्ड कंफर्ट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू टू द मैनी स्टूडेंट्स। टीचर ने क्या कहा कि अब हम एक आपका टेस्ट लेंगे,
ठीक है, सपोज करते हैं हमने कितने किए क्वेश्चन अभी तक 22, ठीक है, अब 23rd पे। सो 22 जो मैंने किया, मैं बोलता हूँ कि भाई हम बाद में करेंगे, अभी लेंगे सबसे पहले टेस्ट, और जो नहीं आंसर देगा उसकी हम करेंगे पिटाई, है ना। तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा कि यार टेस्ट, शिट, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो आपको क्या होगा कि यार ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात, हम कैसे बचें, बचने की हम बात नहीं करते, लेकिन ये जो टेस्ट है वो इट केम आउट एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। ब्लू का मतलब याद कर लेते हैं स्काई, स्काई आसमान। अब आसमान से अचानक से आपके ऊपर एक बोल्ट गिरा। बोल्ट क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये जो बोल्ट है। तो ये जो बोल्ट है आपके ऊपर अचानक से गिर गया, एंड यू विल बी सरप्राइज, मैन व्हाट हैपेंड, ये कहाँ से आ गया। तो जब कोई चीज़ अचानक से हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दैट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है अचानक से जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो ऑप्शंस आर फॉरबिडन, कोई चीज़ जो मना कर दी गई है, नहीं। हेवनली, नहीं। इमेजिनरी, नो। बट अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टेस्ट होगा, लेकिन वो हो रहा है। सो दैट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर हो गया, इजी है बेटा, स्टोरी से याद रखना, ठीक है। जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं उनको दिमाग में डालने की कोशिश करना, स्टोरी से हर चीज याद रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, why should you read between the lines whenever I say this to you? Now read between the lines, read between the lines, ठीक है। Now read between the lines, यहां पे हम देखते हैं, आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहां पे दो लाइंस हैं, ठीक है। एक इधर से हम क्या करेंगे, एक मिनट, ओके, इधर से हम इधर जाएंगे और इस तरफ से हम इधर जाएंगे, ठीक है। हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहां पे बीच में दो लाइंस हैं, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब हुआ कि जितना आपसे कहा जाए उससे ज्यादा समझना। आई विल टेल यू अ स्टोरी, ठीक है। तो एक बार जो बादशाह अकबर थे, ठीक है, अकबर एम्परर अकबर आपने सुना होगा, मुगल शासक थे। तो उन्होंने उनके पास एक शिकायत आई कि आप बीरबल को बढ़ाते हो, बीरबल को बहुत सपोर्ट करते हो और हमें ज़रा भी नहीं करते। तो अकबर ने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप जो है नीचे 3rd फ्लोर पर जाइएगा। वो 6th फ्लोर पे मान लेते हैं अकबर और बीरबल को और उनके दरबार को। उन्होंने कहा कि नीचे जाइए, उनने दरबारियों से एक एक करके आप नीचे जाइए और वहाँ पे देखिए कितने लोग वहाँ पर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर नीचे जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते 50 लोग हैं। अच्छा ठीक है, तो 50 के 50 में कितने फीमेल हैं और कितने मेल हैं। वो वापस जाते हैं और फिर से बोलते हैं कि सर वहाँ पे 25 मेल हैं, 25 फीमेल हैं। अच्छा तो वहाँ पे आपको जो है कितने लोग ऐसे दिखे जो कि बैठे हुए थे और कितने लोग खड़े हुए थे। वो फिर से जाते हैं और फिर वापस आते, ऐसे करके अकबर उनसे 5-6 बार उनको भेजता है और वो हर बार आंसर लेके आ जाते हैं। नाउ जो बादशाह अकबर हैं वो बीरबल को बोलते हैं, बीरबल नीचे जाते हैं, वहाँ से पूरी कैलकुलेशन करके लेके आते हैं कि भाई वहाँ पे इतने लोग हैं, इतनी फीमेल हैं, इतने मेल हैं, इतने लोग वहाँ पे बैठे हैं, इतने लोग खड़े हैं, और उन एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो उनको जो दोनों काम जो दिए गए थे सभी को, वो एक ही दिए गए थे, लेकिन बीरबल ने किया क्या, ही रेड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि जितना कहा गया था उससे ज़्यादा समझने की उन्होंने कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर देखिए, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड अपीयर्स टू एक्सप्रेस, पॉसिबल है। इंटरप्रेट द लाइन्स रॉन्गली, नो। रीड अ टेक्स्ट लाइन वन बाय वन स्लोली, नो। रीड द लाइन्स विद द ग्रेट स्पीड, नो। बट द आंसर इज फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड अपीयर टू एक्सप्रेस। ठीक है, जितना हमें बताया नहीं गया उससे ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरी वाइफ बोले कि शाम को सब्जी ले आना, मैंने कौन सी सब्जी लानी है, उन्होंने कहा कि आलू ले आना, गाजर ले आना, मटर ले आना। मैंने ठीक है। अब जब मैं गया तो वहाँ से मैं सब्जी लेके आया, नीति ने पूछा, मेरी वाइफ ने पूछा कि आप धनिया और मिर्ची लेके आए, मैंने तुमने कहा तो नहीं था कि, लेकिन लानी तो चाहिए थी। मैंने येस आई रेड बिटवीन द लाइन्स एंड आई हैव ब्रॉट दोज वेजिटेबल्स ऑल्सो। तो हमें क्या पता लगा, आई रेड बिटवीन द लाइन्स, और मैंने उसके बाद भी उसको समझ के ना समझ के वो भी चीज़ें कर दी जो कि मुझे नहीं पता थी। ठीक है, आई रेड बिटवीन द लाइन्स। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स। नाउ क्रिकेट पे वापस आते हैं, आईपीएल की बात करते हैं। नाउ सपोज कोई बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, मे बी एमएस धोनी है, मे बी विराट कोहली है, और कोई भी अच्छा क्रिकेटर जो भी आपको पसंद है। ठीक है, तो क्या करते हैं क्रिकेटर, जब क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, ठीक है, तो शॉट खेला और वो आउट हो गए जीरो पर आउट होने को हम क्या कहते हैं, डक पर आउट होना। जीरो पे आउट होना क्या हुआ, डक पे आउट होना। नाउ डक्स एंड ड्रेक्स, डक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डक मतलब जीरो,
तो उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली। द फुलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट फॉर हिम। ठीक है, उसके पिताश्री ने उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी तो उसने क्या बना दिया, उसको डक्स बना दिया, यानी कि जीरो कर दिया। ठीक है, तो उसको प्रॉपर्टी मिली थी, उसको क्या कर दिया उन्होंने, जीरो कर दिया। कैसे कर दिया, पूरा पूरा फालतू खर्चे करके। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा, स्पेंट खर्चा किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, गेव इन चैरिटी या स्पेंड। नाउ स्पेंट हो सकता है, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। सिर्फ खर्चा करने से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने उनके फादर ने छोड़ दी वो खत्म नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं हो सकता। गेव इन चैरिटी नो। स्क्वेंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर योर आपके वोकैब के लिए, कई बार सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्क्वेंडर्ड का जो मतलब है, दिस स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है पैसों को ऐसे करके उड़ाना, खर्च नहीं कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो जब हम ऐसे करके उड़ाएंगे अपने पैसों को तो क्या होगा, वो डक्स एंड ड्रेक्स बहुत जल्दी जीरो पे पहुंच जाएगा। तो जीरो पे जो पहुंच गया दैट इज स्क्वेंडर्ड। सो डक्स एंड ड्रेक्स, मेड डक्स एंड ड्रेक्स मतलब स्क्वेंडर्ड, यानी कोई चीज आपने पैसे जो है वेस्ट कर दिए पूरे तरीके से। तो आंसर हमें मिल गया स्क्वेंडर्ड। नेक्स्ट इज the bus had a close shave as its driver swerved to the right a split second before the oncoming truck could run into it. Okay, सेंटेंस को छोड़ दें, अ क्लोज शेव। नाउ शेव आपने करी होगी, जिन लोगों ने करी है, आप लोग यंग बच्चे जिन्होंने शुरू करी होगी, क्या होता है हम फर्स्ट टाइम शेव करते हैं। अब क्या होता है, ऐसे करके हमने शेव शुरू करी, कटा कटा नहीं कटा, कटा 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 नहीं कटा, कटा कटा नहीं कटा, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए कटने से। ठीक है, बाल बाल बच जाना दैट इज अ क्लोज शेव। अब जो सेंटेंस है वहाँ पे बस ने क्या किया, बस ड्राइवर ने ऐसे करके बस घुमा दी, जो बस गिर सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता है, उसने उससे बाल बाल बचा दिया। दैट वॉज अ क्लोज शेव। आप फंस सकते थे लेकिन आप बाल बाल बच के आ गए। सो दैट इज सीरियस एक्सीडेंट नो, डीप डेंट नो, क्लोज कॉलिजन मतलब टक्कर की हमने बात ही नहीं करी, टक्कर तो ही नहीं है। अ नैरो स्केप मतलब बच के निकल जाना। सो बाल बाल बच के निकल जाने के लिए हम जो टर्म यूज कर रहे हैं, जो इडियम्स हमारा है दैट इज अ क्लोज शेव। क्लियर हो गया, इजी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अ टोकन स्ट्राइक। अब अ टोकन स्ट्राइक क्या होता है, टोकन मनी। अगर आप रेंट पे घर लेने जाते हैं या फिर आप घर खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो डीलर होंगे वो आपको बोलेंगे भाई घर पसंद है आपको, आप बोलेंगे हाँ पसंद है, ठीक है, आप टोकन अमाउंट दे दो, हम आपके फ्लैट को, आपके घर को बुक कर देंगे। ठीक है, अब आप उनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए टोकन मनी दे देते हैं। अब वो घर आपका बुक हो गया, बाकी पेमेंट आप धीरे धीरे या फिर कुछ टाइम बाद कर देते हैं, यही होता है। तो इन द सेम वे टोकन स्ट्राइक क्या हुआ, टोकन स्ट्राइक का जो मतलब बिल्कुल सिंपल हो गया। टोकन मतलब एडवांस, जो हमने बुकिंग अमाउंट दिया स्टार्टिंग का, सो एडवांस स्ट्राइक। सो भाई आप इसका मतलब क्या हुआ एडवांस स्ट्राइक का, कि आप स्ट्राइक तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एज अ वार्निंग, कि भाई हम स्ट्राइक कर रहे हैं एज अ वार्निंग, कि हम सपोज 1 घंटे की स्ट्राइक कर रहे हैं काम को लेके। अब अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, ये जो टोकन स्ट्राइक है उसको हम फुल फ्लेज स्ट्राइक पर लेके जाएंगे। सो टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। अ शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, सडनली कॉल ऑफ स्ट्राइक और टोटल स्ट्राइक। आंसर इज क्लियर, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। एज अ वार्निंग हमने टोकन स्ट्राइक रखी है, एडवांस स्ट्राइक रखी है कि भाई हमारी बात मान लो, वरना फुल फ्लेज्ड यानी कि एक टोटल स्ट्राइक भी हो सकती है। सो आंसर हमें मिल गया, बिल्कुल ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट इज हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ, यानी कि उसको अलग कर दिया। कट का मतलब ये वाला कट नहीं करा, उसको काट के नहीं फेंक दिया, उसको अलग कर दिया है अपनी प्रॉपर्टी से। ठीक है, कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग। शिलिंग क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ करेंसी। ठीक है, बिना चिल्लर भी नहीं दिया उस बंदे को, बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी से। ठीक है, प्रॉपर्टी का इतना सा एक चिल्लड़ नहीं दे रखा उसको। सो बिना प्रॉपर्टी के हिस्से के, बिना प्रॉपर्टी के चिल्लड़ के उसको बाहर निकाल दिया, कट हिम ऑफ। ठीक है, ऑप्शंस गिवन इज गिव हिम ओनली अ शिलिंग, नो, स्नब्ड हिम, नो, सेंट हिम अवे विद अ शिलिंग, और डिसइनहेरिटेड हिम। अब उस जायदाद से उसको बाहर निकाल दिया है, तो जायदाद से उसको बाहर निकाल दिया यानी कि डिसइनहेरिट कर दिया, डिसइनहेरिटेड हिम। सो आंसर इज डिसइनहेरिटेड हिम, यानी कि प्रॉपर्टी से उससे इतना सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा, दैट इज डिसइनहेरिटेड। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को।
चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इवन इन द मिडिल ऑफ द फायर ही केप्ट अ लेवल हेड। नाउ क्रिकेट की थोड़ी देर पहले हमने बात करती है, विराट कोहली की बात करते हैं, ठीक है। बहुत अमेजिंग क्रिकेटर है ना, और बहुत अमेजिंग बढ़िया खेलते हैं, मतलब मजा आया था उनकी बैटिंग देखने में। नाउ व्हाट मेक्स हिम स्पेशल इज उनको चेज मास्टर कहा जाता है। मतलब आप स्कोर रखो उनके सामने 300, 350, 400, और अगर मूड हुआ तो 450 भी, ठीक है, और आप उनको खड़ा कर दो। अब जब पूरी टीम इंडिया वहाँ पर लड़खड़ा रही होगी, विराट कोहली ऐसे करके खड़े होंगे और बढ़िया बढ़िया शॉट खेल रहे होता है ना, तो यहाँ पर विराट कोहली को स्पेशल क्या बनाता है कि वो प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, है ना। बाकी टीम जब प्रेशर में कि भाई 400 का स्कोर है कैसे बनेगा, विराट कोहली अपना जो मेंटल बैलेंस है उसको बिल्कुल काम हेडेड होकर खेल रहे हैं, यानी कि वो प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, है ना। जब प्रेशर में नहीं आ रहे, इट मीन्स ही इज कीपिंग अ लेवल हेड। या फिर एग्जाम होता है, एग्जाम में हम जैसे ही देखते हैं 4-5 क्वेश्चन में नहीं आता तो हम क्या होता है, बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं कि भाई अब क्या होगा। लेकिन जो अपने लेवल को बिल्कुल ऐसे रखेगा, अपने हेड के लेवल को बिल्कुल ऐसे रखेगा, वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केप्ट अ लेवल हेड, विच मीन्स वॉज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब एकदम गुस्से में काम करने वाला, नो। वॉज सेंसिबल, पॉसिबल। वॉज क्रेजी, हो नहीं सकता। वॉज सेल्फ सेंटर्ड, नहीं हो सकता। आंसर इज वॉज सेंसिबल। सो इवन इन द मिडल ऑफ द फायर ही केप्ट अ लेवल हेड, यानी कि वो फायर के बीचों बीच था, आग के बीचों बीच था, लेकिन फिर भी वो क्या रखा था, अपना मेंटल बैलेंस बिल्कुल रखा था। ही केप्ट अ लेवल हेड, उसको पता था कि कैसे मैं बचकर निकल जाऊंगा। सो केप्ट अ लेवल हेड। क्लियर हो गया? आई होप ये क्लियर है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगुलर। गो फॉर द जगुलर। नाउ जगुलर क्या होता है बेटा, आई विल टेल, ओके, जस्ट अलाउ मी मिनट। ओके, नाउ आई विल शो यू। सॉरी फॉर द ड्राइंग, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, ठीक है। आपने ये घर में देखा होगा, इस तरह का एक पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं जग, मालूम है। तो ये जो जग है, जग का ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, दिस इज जगुलर, दिस इज माय जगुलर, ठीक है। सो जगुलर का मतलब क्या हो गया, जगुलर का मतलब हो गया गर्दन, नेक। नाउ आई एम गोइंग फॉर समवन्स जगुलर, मतलब क्या हो गया कि मैं किसी के जगुलर पे, किसी के नेक पे डायरेक्ट अटैक करने की बात कर रहा हूं, पूरी तरह से अटैक करने की बात कर रहा हूं। तो वो जो हमारा हो गया, दैट इज गो फॉर द जगुलर। ओके, सो जगुलर का मतलब हमें समझ में आ गया। नाउ गो फॉर द जगुलर, ऑप्शन देखते हैं। टू फॉरफिट द मैच, गिव इजी अपॉर्चुनिटीज टू द ऑपोजिट टीम, गिव रिजर्व प्लेयर्स अ चांस और अटैक ऑल आउट। नाउ इफ आई एम गोइंग फॉर समवन जगुलर, इसका मतलब क्या होगा, किसी की गर्दन को जकड़ने की बात कर रहा हूँ, पकड़ने की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, मतलब मुझे पूरी जी जान से उसको करना है ना। सो टू अटैक ऑल आउट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं है? चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट, डॉग ईट डॉग। गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स के आपने नाम सुने होंगे, है ना। IAS, PCS, आपकी टीचिंग जॉब्स हो गई, आपकी बैंकिंग जॉब्स हो गई, है ना, SSC की जॉब्स हो गई, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम जिसमें 50 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है। भाई 5000, मैं कह रहा 50,000 वैकेंसी है, और हमारा यूथ कितना है ना, तो हमारा जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो 50,000 लोगों की अगर जॉब लग भी जाती है तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। सो अगर वहाँ पे 50,000 जॉब के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे, कम से नहीं कम से कम 1 करोड़ लोग, और 50 लाख तो कहीं नहीं जा रहे, 50 लाख लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं 50,000 जॉब के लिए, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है ना, 50,000 यूजुअली इतना नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ द कंपटीशन कैसा होगा, खतरनाक मतलब खतरनाक कंपटीशन। तो जो खतरनाक कंपटीशन है जिसमें डॉग ईट डॉग, यानी कि एक जो डॉग है वो दूसरे डॉग को खाने को तैयार हो जाए आगे बढ़ने के लिए, वैसे कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं। सो दैट इज अब डॉग ईट डॉग, विच इज बीइंग विजिलेंट, नो, steady manager, no, hostile and unhelpful, no, but ruthlessly competitive, that is a dog eat dog competition, कि इंसान को अगर मौका मिले तो दूसरे के सर पे पैर रख के आगे बढ़ जाए। जब ऐसी वाली नौबत आए तो उसके लिए जो टर्म है दैट इज डॉग ईट डॉग काइंड ऑफ सिचुएशन, विच मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, क्लियर हो गया? ईजी है ना? चलो अगला करते हैं।
Alright, so the next question is to eat one's own words. So eat one's own words मतलब खुद के शब्दों को वापस खाना। ये नौबत कब आएगी? एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, क्लास में हल्ला करता रहता है, उल्टे सीधे काम करता रहता है। समहाउ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसको हड़काया। कैसे हड़काया कि भाई तू जीवन में कुछ भी कर लियो, तेरे बस की ना एग्जाम निकालना है नहीं, कहीं पर विक्रम ही चलाएगा या फिर भीख मांगेगा कहीं पर, तेरे बस की तरह फैमिली पालना है नहीं। उसको बहुत बुरी लगी मेरी बात, ठीक है। उस दिन के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसने पढ़ना शुरू किया, अच्छे से पढ़ना शुरू किया और आगे आने वाले टाइम में उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और ऑफिसर बन के मेरे पास आया 5 साल बाद, ठीक है। नाउ इसे सर मैं वो हूँ जिसको आपने उस दिन ऐसा कहा था। क्या कहा था आपने? मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा, आई एम एन ऑफिसर नाउ, अपने शब्द वापस लो। मैंने ओके, आई टेक माई वर्ड्स बैक और आई ईट माई ओन वर्ड्स। जो भी मैंने कहा था वो गलत कहा, अब मैं बात को वापस लेता हूँ, भाई मुझे माफ़ कर दे। तो अब मैंने जो अपने शब्दों को वापस लिया, ऑप्शंस देख लेते हैं। टू ऑफर ब्राइब विद स्वीट वर्ड्स, नहीं, हम ब्राइब ऑफर करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को रिश्वत देने की बात नहीं कर रहे हैं। टू लिसन केयरफुली, सुनने की बात नहीं कर रहे हैं। टू रिमेन साइलेंट, नहीं। फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, यानी कि जो बात मैंने कही थी उसी बात को मैं वापस लेने की बात कर रहा हूँ, रिट्रैक्ट कर रहा हूँ उसी को। तो आंसर इज डी, विच इज फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 32 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बाकी इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आई एम श्योर आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए इस जर्नी पर, क्योंकि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ सिंप्लीफाइड वे में समझाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपको मैं करता हूँ बाय बाय और ऑल दी बेस्ट।